421 डूबते बाजार में कदम रखना बुद्धिमानी थी। 18 फरवरी शुक्रवार, स्कूल अभी खुला नहीं था, लेकिन पेई कियान पहले से ही बेहद व्यस्त था। टुमारो इज ब्यूटीफुल का प्रीमियर मंगलवार को होने वाला था। हालांकि अब तक पेई कियान को फेई हुआंग वर्कस्पेस जाकर फिल्म की एडिटिंग देखने का समय नहीं मिला था। पेई कियान का आने वाला दिन बहुत व्यस्त रहने वाला था। उसने सोचा कि अगर प्रीमियर से पहले उसे फिल्म देखने का समय नहीं मिला तो वह फिल्म के नतीजे को किस्मत पर छोड़ देगा। वैसे भी टुमारो इज ब्यूटीफुल का फाइनल कट देखने का कोई मतलब नहीं था। अगर उसे उसमें कोई खामी भी मिलती तो वह कुछ बदल नहीं सकता था। अब पेई कियान लिंचेंग के लिए कार में सवार था। लिंचेंग का फिश कैचिंग कॉम्प्लेक्स लगभग बनकर तैयार था। प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र में फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे 2.0 की एक शाखा, निचले स्तर के व्यावसायिक क्षेत्रों में फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे 1.0 की 3 शाखाएं, फिश कैचिंग टेकआउट की एक शाखा, 20 अपॉइंट कुरियर स्टेशन और ROF कंप्यूटर इंस्टॉलेशन के लिए एक विशाल गोदाम था, जिसके चारों ओर फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे की शाखाओं के आसपास वितरण केंद्र थे। वे 2 महीने से इन सभी शाखाओं पर काम कर रहे थे और हाल ही में काम पूरा हुआ। आज संचालन का पहला दिन था। पेई कियान ये देखना चाहती थी कि लिंचेंग शहर में फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे को कितनी अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी। इतनी अच्छी प्रतिक्रिया तो नहीं मिलनी चाहिए, है ना? फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे, फिश कैचिंग टेकआउट और ROF कंप्यूटर इंस्टॉलेशन को महंगे ब्रांड माना जाता था और लिंचेंग की क्रय शक्ति काफी कम थी। पेई कियान को नहीं लगता था कि ये व्यवसाय वहां के लोगों को आकर्षित करेंगे। अपविंड लॉजिस्टिक्स की बात करें तो उन्हें पूरा यकीन था कि सबको ये पसंद आएगा, लेकिन इससे मुनाफा नहीं होगा। बेशक इसके और भी संभावित परिणाम हो सकते थे, कम वांछनीय परिणाम। अगर ऐसा हुआ तो पेई कियान को मुश्किल समय के लिए पहले से ही योजना बनानी होगी और अतिरिक्त आय को खर्च करने के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। कार में बैठे बैठे पेई कियान को छींक आ गई। उसके बाद जैसे कुछ याद आया हो, उन्होंने अपना मोबाइल फोन निकाला और हे देशिंग को फोन किया। ऐसा क्यों लग रहा है कि टॉप स्टूडेंट कम क्विक ज्यादा लोकप्रिय हो गया है? दूसरी तरफ हे देशिंग उलझन में लग रहे थे। बॉस पेई, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। इससे पहले पेई कियान ने हे देशिंग से पूछा था कि वह अन्य निवेशकों का इस प्रोजेक्ट पर भरोसा कैसे खत्म कर सकते हैं। हे देशिंग ने जवाब दिया, शेयर बेच दो, और पेई कियान इस सुझाव से पूरी तरह सहमत थे। पेई कियान ने लीशी को भी साफ शब्दों में अपने शेयर बेचने के लिए कह दिया था। उन्होंने ऐसा निवेशकों का भरोसा तोड़ने की उम्मीद में किया था, लेकिन एक अजीब बात हुई। पेई कियान ने जितने भी शेयर बेचे थे वे सब दूसरे निवेशकों ने खरीद लिए। ऐसा लग रहा था मानो उनमें से किसी को भी डर नहीं था। लीशी ने तो अपने शेयर बेचे ही नहीं थे। पेई कियान समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या सोच रहा है। क्या लीशी को मुझ पर भरोसा नहीं है? ऐसा हो सकता है, और यह पहली बार भी नहीं है। पेई कियान की चिंता इस बात से और बढ़ गई कि टॉप स्टूडेंट कम क्विक के आवेदन में लगातार पैसा लगाया जा रहा था, जिससे उसकी लोकप्रियता और आंकड़े बढ़ते जा रहे थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए और हालात सामान्य होते गए, पेई कियान और भी अनिश्चित होता गया। बहुत सोचने के बाद पेई कियान ने अनिच्छा से कहा, बेचते रहो। फिर कोई और रास्ता नहीं था। पेई कियान को यह आशंका थी कि अगर उसने इसे ऐसे ही चलने दिया तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। उसे अपने शेयर जल्द से जल्द बेचने ही थे ताकि दूसरे निवेशकों का भरोसा भी टूट जाए। फिर वे सब भी अपने अपने शेयर बेच देंगे। भले ही उसे अपने शेयरों की बिक्री से मुनाफा हो, उसे यह नुकसान सहना ही पड़ेगा। नुकसान कम करने का यही एकमात्र तरीका था। ठीक है बॉस पेई, हे देशिंग ने जवाब दिया। क्या हम सारे शेयर बेच दें या एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के बाद रुक जाएं? पेई कियान सोचने के लिए रुका। चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपने सारे शेयर नहीं बेच सकते थे। इससे तो निवेश पूरी तरह से मुनाफे वाला हो जाएगा, है ना? इसलिए पेई कियान ने जवाब दिया, ठीक है, हमें कम से कम 20% शेयर रखने चाहिए। इससे कम मत रखना, और तो और हर लेन देन में अधिकतम 5% शेयर ही बेचें। इससे ज्यादा मत बेचना। इससे पहले पेई कियान के पास कंपनी के लगभग 60% शेयर थे। कई लेन देन के बाद उसके पास 50% से भी कम शेयर बचे थे। फिर भी उसके पास बहुमत और नियंत्रण हिस्सेदारी थी। हालांकि कुछ लेन देन के बाद वह 20% तक पहुंच जाएगा। पेई कियान ने सोचा कि अगर वह व्यवसाय में नियंत्रण हिस्सेदारी खो भी देता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब सभी लोग अपने शेयर बेच देंगे और परियोजना ठप हो जाएगी, तो पेई कियान अपने सारे शेयर वापस खरीद लेगा और फिर से नियंत्रण हासिल कर लेगा। उसके बाद वह नुकसान उठाता रहेगा। परियोजना ठप होने के बाद कोई भी उसके साथ शेयरों के लिए होड़ नहीं करेगा। वह अवांछित शेयरों को खरीदकर उन्हें कुछ साहसी खरीदारों को बेच सकता है जो उन्हें खुशी खुशी खरीद लेंगे। जब उसके पास लगभग 20% शेयर बचेंगे तो उसकी आय कम हो जाएगी और फिर भी वह शेयरधारक के रूप में अपनी जगह बनाए रख सकेगा। इसका मतलब ये होगा कि भविष्य में शेयरों की बिक्री के लिए उसे पहला अधिकार प्राप्त होगा।
हे दे शेंग को समझ नहीं आ रहा था कि बॉस पेई क्या हासिल करना चाह रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें इसकी आदत हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने और कोई सवाल नहीं पूछा। ठीक है बॉस पेई, चिंता मत कीजिए, मैं कर दूंगा। फोन रखने के बाद पेई कियान ने अन्य परेशान करने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचा। उदाहरण के लिए साझा फोन बूथ। पहले तो पेई कियान ने इस प्रोजेक्ट के लिए संघर्ष करना छोड़ दिया था, लेकिन हाल ही में उन्हें कुछ अच्छी खबर मिली थी। झांग वांग ने साझा फोन बूथों से होने वाली सारी कमाई और भी ज्यादा बूथ बनाने में लगा दी थी। उनकी योजना जिंगजोऊ के शॉपिंग मॉल्स में क्षमता बढ़ाने और भी साझा फोन बूथ स्थापित करने की थी। हालांकि नए साझा फोन बूथ पहले बैच की तरह सुचारू रूप से नहीं चल रहे थे। इसका कारण सीधा सा था, जिंगजोऊ शहर में भीड़ भाड़ वाले शॉपिंग मॉल सीमित थे। झांग वांग साझा फोन बूथ बनाते भी रहें तो भी उन्हें इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या सीमित ही होगी। यही एकमात्र अच्छी खबर थी जो पेई कियान ने हाल ही में सुनी थी। इसके अलावा जोंगडियन चाइनीज नेटवर्क में भी सुधार के संकेत दिख रहे थे। कम से कम लेखकों की श्रेणी के लेखक पहले से कम अध्याय अपलोड कर रहे थे। जहां तक 2 गेम विभागों और मोबाइल फोन व्यवसाय की बात है, पेई कियान के पास अभी उनके बारे में सोचने का समय नहीं था। नमस्ते बॉस पेई, मैं लीचेंग शहर में फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे का प्रभारी हूँ। मेरा नाम शियाओपेंग है। क्रूकट हेयर स्टाइल वाले एक युवा चुस्त दुरुस्त लड़के ने पेई कियान की कार का दरवाजा खोला और सम्मानपूर्वक अपना परिचय दिया। पेई कियान ने शियाओपेंग से हाथ मिलाया और वे दोनों शॉपिंग मॉल की पार्किंग से निकलकर लिफ्ट से ऊपर गए। ये लीचेंग का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल था और यहाँ के फिश कैचिंग कॉम्प्लेक्स का केंद्र था। फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे 2.0 इसी शॉपिंग मॉल की 5वीं मंजिल पर स्थित था। अभी क्या चल रहा है? पेई कियान ने सहज भाव से पूछा। शियाओपेंग मुस्कुराया और गर्व से बोला, बॉस पेई, बहुत बढ़िया। पेई कियान दंग रह गया। क्या? शियाओपेंग ने बॉस पेई के चेहरे पर दिख रही हैरानी को मानो देखा ही नहीं, बल्कि वह गर्व भरे लहजे में बोलता रहा, फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे की 4 शाखाएं, फिश कैचिंग टेकआउट, अपविंड लॉजिस्टिक्स और इसी तरह की अन्य सभी शाखाएं आज से खुल गई हैं। हम आपके निर्देशों का सख्ती से पालन कर रहे हैं और किसी भी तरह के प्रचार कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। फिर भी फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे की प्रतिष्ठा और छवि तो सभी को पता ही है। दुकान खुलने से पहले ही लोग प्रवेश द्वार पर कतार में खड़े थे। अब इंटरनेट कैफे लगभग भरा हुआ है। फिश कैचिंग टेकआउट भी उम्मीद से ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है। खासकर कामकाजी वयस्क काम के दौरान खाने के लिए फिश कैचिंग टेकआउट को चुन रहे हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ कारोबार जिंगजोऊ से ज्यादा सफल हो रहा है। ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि अपविंड लॉजिस्टिक्स और आरओएफ कंप्यूटर इंस्टॉलेशन भी अच्छा कर रहे हैं। ऑर्डर आसमान छू रहे हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे गोदामों में पूरा स्टॉक है और कमी नहीं होगी। जियाओपेंग ने खुलकर और आत्मविश्वास से बात की। जाहिर तौर पर इन नतीजों पर उन्हें गर्व था। आखिर में, मानो इस डर से कि बॉस पेई सोचेंगे कि वह श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, जियाओपेंग ने कहा, बेशक, ये सब बॉस पेई की जिंगजोऊ में अच्छी नींव रखने की वजह से है। इसीलिए लीचेंग में कारोबार इतने मशहूर हो गए। ये कहावत का एकदम सही उदाहरण है, जहां पानी बहता है वहां नहर बनती है। पेई कियान का मन सवालों से भरा हुआ था। पेई कियान के कुछ बोलने से पहले ही लिफ्ट डिंग की आवाज के साथ आ गई। फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे की सभी सीटें भरी हुई थीं और वेटर तरह तरह के पेय पदार्थ परोसने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। अंदर का माहौल बहुत ही जीवंत लग रहा था। किसी भी तरह के उद्घाटन प्रचार या सेल का कोई संकेत नहीं था। फिर भी इंटरनेट कैफे खचाखच भरा हुआ था। कई लोग तो विश्राम क्षेत्र में खाली सीटों का इंतजार भी कर रहे थे। पेई कियान को चक्कर आने लगा। पेई कियान ने जिस सबसे खराब स्थिति की कल्पना की थी, वह ये थी कि इंटरनेट कैफे 70% भरा होगा और वे पहले ही दिन मुनाफा कमाना शुरू कर देंगे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वास्तविकता उसकी कल्पना से भी बदतर निकलेगी। लीचेंग का फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे जिंगजोऊ से भी ज्यादा लोकप्रिय लग रहा था। इतना ही नहीं, शियाओपेंग के अनुसार ये सिर्फ फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे की बात नहीं थी। फिश कैचिंग कॉम्प्लेक्स के सभी व्यवसाय अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। पेई कियान समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। हाँ, बॉस पेई को अवाक देखकर शियाओपेंग असहज महसूस करने लगा। उसने झट से कहा, बॉस पेई, मुझे कहना पड़ेगा कि लीचेंग में आने का आपका निर्णय बिल्कुल सही था। लीचेंग की अर्थव्यवस्था अन्य शहरों की तुलना में धीमी गति से विकसित हो रही है। यही कारण है कि कुछ ही प्रसिद्ध रेस्तरां और मनोरंजन व्यवसाय इस शहर में आए हैं। फिश कैचिंग टेकआउट जिंगजोऊ में उतना प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन लीचेंग में आते ही यह एक उच्च श्रेणी का टेकआउट ब्रांड बन गया। इसकी पैकेजिंग शानदार है और खाना सेहतमंद है। जो भी अपने ऑफिस में फिश कैचिंग टेकआउट खाता है, वह तुरंत दूसरों से बेहतर दिखने लगता है। यही कारण है कि यह कामकाजी वयस्कों के बीच इतना लोकप्रिय है। दूसरी ओर, लीचेंग में उच्च श्रेणी के इंटरनेट कैफे की पूरी तरह कमी है और फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे इस कमी को बखूबी पूरा करता है।
ये तो शहर के मुख्य व्यावसायिक क्षेत्र में स्थित है। आसपास रहने वाले लोगों की क्रय शक्ति लीचेंग में सबसे अधिक है, इसीलिए यह इंटरनेट कैफे इतना लोकप्रिय है। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि बॉस पेई का डूबते बाजार में कदम रखना बहुत ही समझदारी भरा फैसला था। नतीजा उम्मीद से कहीं बेहतर रहा। पेई कियान अवाक रह गया, उसका गला सूख गया। पेई कियान समझ गया था कि शियाओपेंग की कही हर बात सच थी। किसी शहर का आर्थिक विकास चाहे कितना भी कम क्यों न हो, वहां अमीर लोगों का एक समूह हमेशा मौजूद रहता है। ऐसे स्थानों पर आमतौर पर महंगे रेस्तरां और मनोरंजन सुविधाओं की कमी होती है। कुछ साल पहले भी ऐसा ही हुआ था जब विदेशियों द्वारा फास्ट फूड समझे जाने वाले ब्रांड स्थानीय बाजार में आए थे। थोड़े ही समय में स्थानीय लोगों ने उन ब्रांडों को उच्च श्रेणी का मान लिया और उन्हें आजमाने के लिए बेतहाशा उमड़ पड़े। कुछ ही वर्षों बाद जब चीन की अर्थव्यवस्था का और विकास हुआ, तब वे ब्रांड स्थानीय लोगों के लिए सामान्य लगने लगे। वे फिर से सिर्फ फास्ट फूड ब्रांड बनकर रह गए। अब लीचेंग के फिश कैचिंग कॉम्प्लेक्स के साथ भी यही हो रहा था। फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे, फिश कैचिंग टेकआउट और अन्य व्यवसायों के सामान और सेवाओं की कीमतें संयोगवश लीचेंग के अमीरों की पहुंच से कम थीं। साथ ही वे देखने में आकर्षक और सेहतमंद भी थे। उनका मूल्य अन्य ब्रांडों की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक था। यही कारण था कि वे इतने लोकप्रिय थे। लीचेंग के निवासियों के बीच खूब ख्याति प्राप्त। पेई कियान फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे के प्रवेश द्वार पर 2 मिनट तक चुपचाप खड़े रहे। फिर वे मुड़े और चले गए। शियाओपेंग दंग रह गए। क्या बॉस पेई, आप जा रहे हैं? क्या आप यह नहीं देखेंगे कि दूसरे इंटरनेट कैफे कैसे चल रहे हैं? गंभीर चेहरे के साथ पेई कियान ने जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं। शियाओपेंग भावुक हुए बिना नहीं रह सके। बॉस पेई सचमुच बहुत फुर्तीले और निर्णायक हैं। एक नजर में ही उन्हें पता चल जाता है कि जीत उनकी है। वे आगे देखना भी नहीं चाहते। सब कहते हैं कि बॉस पेई एक सेनापति की तरह हैं। आज मैंने खुद देखा कि यह सच है। शियाओपेंग ने बॉस पेई को लिफ्ट में जाते देखा और फिर जल्दी से उनके पीछे पीछे चले गए। अंत में उन्होंने बॉस पेई को उनकी कार तक पहुंचाया। बॉस पेई, लीचेंग में आपका कभी भी मार्गदर्शन के लिए स्वागत है। पेई कियान ने मुस्कुराने की कोशिश की, कार में बैठे और चले गए। वह ये सोचकर लीचेंग तक का लंबा सफर तय करके आया था कि सबसे बुरी स्थिति भी इतनी बुरी नहीं होगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लीचेंग शहर को चुनते ही मछली पकड़ने का परिसर असफल हो जाएगा। ये बेहद निराशाजनक था। अध्याय 422 पंक्ति प्रति पीस दर 21 फरवरी। एक और सोमवार जब काम पर जाने का मन नहीं कर रहा था, पिछले सप्ताहांत पेई कियान को लीचेंग के मछली पकड़ने वाले परिसर से गहरा आघात लगा। उसके बाद वह 2 दिन तक बिस्तर पर मुर्दे की तरह पड़ा रहा। बेशक ऐसा नहीं था कि उसने उन 2 दिनों में कुछ नहीं किया। वह लीचेंग के मछली पकड़ने वाले इंटरनेट कैफे और टॉप स्टूडेंट कम क्विक एप्लीकेशन पर लगातार नजर रखता रहा। अंततः जितना अधिक वह देखता गया, स्थिति उतनी ही खराब होती गई। हालात बेकाबू होते जा रहे थे। सप्ताहांत में लीचेंग के मछली पकड़ने वाले इंटरनेट कैफे में ग्राहकों की भारी भीड़ थी। आरओएफ कंप्यूटर इंस्टॉलेशन और मछली पकड़ने वाले टेकआउट के ऑर्डर भी लगातार बढ़ रहे थे। स्थिति का वर्णन करने के लिए केवल एक ही शब्द था, मुनाफा। टॉप स्टूडेंट कम क्विक एप्लीकेशन के साथ भी अजीब चीजें हो रही थीं। ये दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होता जा रहा था, इस हद तक कि पेई कियान घबराने लगा था। उन्हें लगातार ऐसा लग रहा था कि कंपनी किसी भी पल लिस्ट हो जाएगी। बेशक पेई कियान जानते थे कि कोई भी कंपनी 3 साल के संचालन के बाद ही लिस्ट हो सकती है, लेकिन वे इस प्रोजेक्ट को इतनी तेजी से बढ़ने नहीं दे सकते थे। पेई कियान निराश महसूस कर रहे थे। सप्ताहांत के केवल 2 दिन बचे थे, लेकिन वे पहले से ही अप्रत्याशित कमाई को खर्च करने के तरीकों के बारे में सोचने लगे थे। क्या होगा अगर वे लीचेंग में 10 और अपविंड कुरियर स्टेशन खोल दें? क्या होगा अगर वे अभी तक न बने ई स्पोर्ट्स क्लब के लिए झांग युआन द्वारा दिए गए बजट को बढ़ा दें? अरे बाप रे! पेई कियान ने पूरा सप्ताहांत इसी बारे में सोचते हुए बिताया, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक समाधान नहीं सूझा। इसलिए उनके पास इन विचारों को किनारे रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सोमवार आते ही वे सुबह जल्दी बिस्तर से उठे, अपने आंसू पोंछे और काम पर लग गए। आज उन्हें कुछ महत्वपूर्ण काम करने थे। फिल्म का प्रीमियर कल होने वाला था। बॉस पेई को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि फिल्म कैसी बनेगी। काश प्री स्क्रीनिंग हो जाती। अगर प्री स्क्रीनिंग खराब भी जाती तो कम से कम पेई कियान को थोड़ी राहत तो मिलती। लेकिन उसे डर था कि प्री स्क्रीनिंग अच्छी हो जाए और पहले ही दिन सारे टिकट बिक जाएं। अगर प्रीमियर वाले दिन सिनेमा हॉल के बाहर लंबी लाइन लग जाए और वह एक बुरे चक्र में फंस जाए तो क्या होगा? एक छोटी सी गलती भी उसे हमेशा के लिए दुख दे सकती है। इसलिए बहुत सोच विचार के बाद पेई कियान ने प्री स्क्रीनिंग न करने का फैसला किया। चूंकि उसने 22 फरवरी जैसी असुविधाजनक तारीख चुन ली थी, इसका मतलब था कि वह जोखिम उठाने के लिए तैयार था। फिल्म के प्रीमियर के दिन इसकी बिक्री और लोकप्रियता में भारी गिरावट आएगी।
फिर स्थिति लगातार बिगड़ती जाएगी और अंत में इसकी बिक्री पूरी तरह से ठप हो जाएगी। बॉस पेई के लिए यही आदर्श स्थिति थी। मैं हाल ही में बहुत व्यस्त रहा हूँ। मुझे फिल्म की प्रगति देखने का समय ही नहीं मिला। मुझे आश्चर्य है कि तैयारियां कैसी चल रही हैं। फिल्म का सारांश और समय तो टिकटिंग सॉफ्टवेयर पर जारी हो जाना चाहिए था, है ना? मैंने ये सब काम हुआंग सिबो और जू शियासे पर छोड़ दिया था। मुझे आश्चर्य है कि क्या उन्होंने जो किया वह मेरी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। तार्किक रूप से वे दोनों नए हैं और उनके पास संसाधनों की कमी थी। उन्हें अच्छा समय नहीं मिलना चाहिए था। उन्होंने विज्ञापन पर भी ज्यादा मेहनत नहीं की, है ना? तो अब मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा। साथ ही मैं ये भी देख लूंगा कि उसी दिन प्रीमियर होने वाली फिल्में कैसी हैं और क्या वे टुमारो इज ब्यूटीफुल से बेहतर होंगी या नहीं। कुछ सोचने के बाद पेई कियान ने अपने मोबाइल फोन गोयान पर एक टिकटिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करने का फैसला किया। वह 3 मुख्य बातें देखना चाहता था। टुमारो इज ब्यूटीफुल का प्रचार, टुमारो इज ब्यूटीफुल का कुल मूल्य 1, और अंत में टुमारो इज ब्यूटीफुल के साथ उसी दिन प्रीमियर होने वाली अन्य फिल्में और क्या वे बेहतर होंगी या नहीं। उसे केवल इन 3 मुख्य बिंदुओं की पुष्टि करनी थी ताकि वह बता सके कि फिल्म सफल होगी या नहीं। उसने गोयान एप्लीकेशन के प्रो संस्करण को खोला और जल्द आ रही है अनुभाग में गया। वाकई टुमारो इज ब्यूटीफुल वहां थी। पेई कियान दंग रह गया। कुछ गड़बड़ लग रही थी। टुमारो इज ब्यूटीफुल जल्द आ रही है अनुभाग में पहले स्थान पर थी। इतना ही नहीं, फिल्म के साथ लगे छोटे से लेबल पर लिखा था कि 37,000 लोग इसे देखने का इंतजार कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, इस दौरान प्रीमियर होने वाली सभी फिल्मों में से टुमारो इज ब्यूटीफुल सबसे ज्यादा चर्चित फिल्म थी। पेई कियान को तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि 100 लड़ाइयों का अनुभवी होने के नाते बॉस पेई ने खुद को जल्दी से शांत किया। उसने जल्दी से देखा। मैंने दूसरी फिल्में देखी लेकिन पाया कि उनमें से कोई भी प्रभावशाली नहीं थी। रोमांटिक फिल्में थीं, कॉमेडी फिल्में थीं, एक्शन फिल्में थीं और ड्रामा फिल्में भी थीं। लेकिन ये ऐसी फिल्में थीं जिन्हें देखकर कोई भी उनके शीर्षक और पोस्टर देखकर देखने में दिलचस्पी नहीं लेता। तर्कसंगत रूप से इस समय कुछ पश्चिमी फिल्मों का भी प्रीमियर होना चाहिए था, लेकिन कोई भी नहीं थी। कितनी अफसोस की बात है। इस मजे में कोई पश्चिमी फिल्म क्यों शामिल नहीं हो रही है। पेई कियान अपना सीना पीटना और पैर पटकना चाहता था। सकारात्मक सोचो। इसका मतलब यह नहीं है कि टुमारो इज ब्यूटीफुल इस एप्लीकेशन पर सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्म है। आखिर दौड़ में शामिल बाकी फिल्में तो घटिया लग रही हैं। सिर्फ इसलिए कि टुमारो इज ब्यूटीफुल ने उन्हें पीछे छोड़ दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि फिल्म सफल होगी। रुको, एक ही समय पर प्रीमियर होने वाली सभी फिल्में घटिया लग रही हैं। ये भी अच्छी बात नहीं है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि टुमारो इज ब्यूटीफुल को कोई प्रतिस्पर्धा नहीं मिलेगी? ये सही नहीं है। दूसरी फिल्में भी तो प्रीमियर हो चुकी हैं। पेई कियान ने ये देखने के लिए अभी चल रही सेक्शन में गई कि कौन सी फिल्में दिखाई जा रही हैं। इस समय चीनी नव वर्ष और वैलेंटाइन डे के लिए रिलीज हुई फिल्में अभी भी दिखाई जा रही थीं। उनकी तुलना में टुमारो इज ब्यूटीफुल अब उतनी खास नहीं लग रही थी। पेई कियान ने जल्दी से लोकप्रिय फिल्मों पर नजर डाली। पार्टी फॉर लव एक रोमांटिक फिल्म थी जिसमें युवा आकर्षक अभिनेता थे। इसकी रेटिंग 7.1 थी और यह 8 दिनों से दिखाई जा रही थी। पहले दिन इसने 18.4 मिलियन युआन कमाए और अब तक कुल 127 मिलियन युआन की कमाई कर चुकी है। इससे कुल 190 मिलियन युआन का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। डेंजरस पार्टनर एक यूरोपीय एक्शन फिल्म थी। इसकी रेटिंग 7.5 थी और ये 10 दिनों से प्रदर्शित हो रही थी। पहले दिन इसने 14.46 मिलियन युआन कमाए और अब तक कुल 87.77 मिलियन युआन की कमाई कर चुकी है। इससे कुल 135 मिलियन युआन का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। लेजेंड्स ऑफ द नाइट एक प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित घरेलू स्तर पर निर्मित एक्शन फिल्म थी। इसकी रेटिंग 6.8 थी और यह 15 दिनों से प्रदर्शित हो रही थी। पहले दिन इसने 17.68 मिलियन युआन कमाए और अब तक कुल 124 मिलियन युआन की कमाई कर चुकी है। इससे कुल 138 मिलियन युआन का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। बाकी फिल्मों के बारे में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि वे पहली 3 फिल्मों के मुकाबले की नहीं थीं। उन 3 फिल्मों को देखने के बाद पेई कियान को थोड़ी राहत मिली। एक फिल्म में युवा आकर्षक अभिनेता थे, एक यूरोपीय फिल्म थी और एक मशहूर उपन्यास पर आधारित घरेलू एक्शन फिल्म थी। ये सभी अपनी अपनी विधाओं में बेहतरीन थीं और टुमारो इज ब्यूटीफुल से कहीं ज्यादा मनोरंजक लग रही थीं। ये सभी फिल्में कुछ समय से सिनेमाघरों में चल रही थीं, लेकिन फिर भी टिकट बिक रहे थे। इसका मतलब था कि ये टुमारो इज ब्यूटीफुल के लिए कड़ी चुनौती खड़ी करेंगी। पेई कियान को संतुष्टि महसूस हुई। एक बार फिर पेई कियान ने टुमारो इज ब्यूटीफुल का पेज खोला, ये देखने के लिए कि प्रचार के लिए किस तरह की सामग्री तैयार की गई है। कल खूबसूरत है। इसके मंदारिन और अंग्रेजी दोनों शीर्षक थे।
फिल्म साइंस फिक्शन सस्पेंस ड्रामा 2D। लू जियाओ झांग जुटिंग लिनरुई जूजिया से। प्रीमियर तिथि 22 फरवरी 2011 93 मिनट। 2 पोस्ट क्रेडिट दृश्य होंगे। विवरण। भविष्य की दुनिया में प्रौद्योगिकी की प्रगति ने आम आदमी के जीवन स्तर को गिरा दिया है। लोग फास्ट फूड और स्नैक्स पर जीते हैं, बाहर घूमने के लिए उनके पास केवल 3 घंटे होते हैं और उन्हें हर जगह मौजूद विज्ञापन देखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एक प्रेमी जोड़ा लू जियाओ और लिन रुई द्वारा अभिनीत इस जीवन शैली से नाखुश हो जाता है। वे अपने अन्यायपूर्ण हालात से लड़ने और अपने सपनों को पूरा करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। हालांकि उन्हें नहीं पता कि उनका भविष्य क्या होगा। इसके नीचे कलाकारों की सूची, ट्रेलर और कुछ स्क्रीनशॉट थे। यह उल्लेखनीय है कि पेई कियान ने कलाकारों की सूची में अपना नाम पाया। उन्हें फिल्म के पटकथा लेखक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन उनकी कोई तस्वीर नहीं थी। विवरण मेरी उम्मीदों से मेल नहीं खाता, पर ठीक ठाक है। वैसे भी फिल्मों का विवरण ज्यादा लोग नहीं पढ़ते। पहले तो पेई कियान ने फिल्म का प्रचार करने के लिए बेईमानी से विज्ञापन करने का सोचा था। उदाहरण के लिए, उसने इसे एक साइंस फिक्शन और रोमांस फिल्म या एक सुकून देने वाली फिल्म जैसी बड़ी बड़ी तारीफें देने के बारे में सोचा था। इस तरह जब फिल्म रिलीज होगी और दर्शकों को पता चलेगा कि उनसे झूठ बोला गया है, तो वे फिल्म की जमकर बुराई करेंगे। फिल्म की प्रतिष्ठा पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन बॉस पेई ऐसे छोटे मोटे मामलों में दखल नहीं दे सकते थे। इतना ही नहीं, वे इतने व्यस्त थे कि अपना यह विचार पूरी तरह भूल गए थे। फिर भी मौजूदा विवरण और लेबल पढ़कर पेई कियान को लगा कि फिल्म शायद ज्यादा लोगों को आकर्षित नहीं करेगी। वैसे भी अब कुछ भी बदलना बहुत देर हो चुकी थी। उनके पास चीजों को यथावत छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। पेई कियान ने लोगों की टिप्पणियां पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल किया। लू जियाओ इस फिल्म में मुख्य भूमिका में हैं। मुझे लगता है इसे 1 स्टार भी नहीं मिलेगा। झा झूठी फिल्मों का चुनाव बहुत अच्छे से करते हैं। मुझे लगता है ये फिल्म बुरी नहीं होगी। मैं इसे देखने के लिए बेताब हूँ। साइंस फिक्शन के प्रशंसक घरेलू स्तर पर बनी साइंस फिक्शन फिल्मों को लेकर सतर्क रूप से आशावादी हैं। एक साधारण निर्देशक और बॉक्स ऑफिस पर चल रही नकारात्मक प्रतिक्रिया साइंस फिक्शन शैली में अपनी जगह बना रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि झांग झूटिंग अकेले इस फिल्म को संभाल पाएंगे। मुझे लगता है ये फ्लॉप हो जाएगी। स्थानीय नागरिक विदेश में फिल्म बना रहे हैं, आवाजें भी अंग्रेजी में होंगी और सबटाइटल मंदारिन में। माफ कीजिए, ये कैसी अजीबोगरीब बात है। कलाकार बुरे नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि फिल्म हाउसफुल होगी, लेकिन मुझे ये भी नहीं लगता कि इतनी बुरी होगी। इसे 100 मिलियन युआन कमा लेने चाहिए। मैं बता नहीं सकती कि ये फिल्म कैसी होगी। इसकी विज्ञापन रणनीति इतनी आक्रामक थी, लेकिन मुझे डर है कि कहीं निवेशक अपना सारा पैसा न गंवा दें। टिप्पणियां पढ़कर पेई कियान को खुशी और उदासी का मिला जुला एहसास हुआ। फिल्म का प्रीमियर भी नहीं हुआ था, इसीलिए ये टिप्पणियां अभी बेमानी थीं। फिर भी लोग ट्रेलर, पोस्टर, कलाकारों की सूची और अन्य सामग्री के आधार पर अपनी राय दे सकते थे। टुमारो इज ब्यूटीफुल में लू जियाओ अभी भी सबसे चर्चित कलाकार थे। झांग जुटिंग कभी फिल्म जगत के बादशाह थे, लेकिन अब उन्हें पुराने जमाने का अभिनेता माना जाता है। स्थानीय दर्शकों की नजर में वो कोई बड़े सितारे नहीं थे। दूसरी ओर लू जियाओ को बॉक्स ऑफिस का जहर कहा जाता था, फिर भी उद्योग के कुछ शीर्ष युवा अभिनेताओं में उनका स्थान मजबूती से बना हुआ था। हालांकि लू जियाओ की इसी बदनामी के कारण दर्शकों को इस फिल्म से कम उम्मीद थी। कुछ लोग तो ये भी उम्मीद कर रहे थे कि निवेशक अपना सारा पैसा खो देंगे। ये बात पेई कियान के लिए राहत की बात थी। प्री स्क्रीनिंग के दौरान मिली प्रतिक्रियाओं का ज्यादा महत्व नहीं था, लेकिन उनसे यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि दर्शक फिल्म का समर्थन करेंगे या नहीं। अब तक पेई कियान जो कुछ भी समझ रहे थे उससे खुश थे। यह अच्छा है। जब तक फिल्म की बदनामी नहीं होगी, इसके टिकट नहीं बिकेंगे। मैंने इस फिल्म में 30 मिलियन युआन का निवेश किया है। मुझे अपनी पूंजी वापस पाने के लिए 100 मिलियन युआन का राजस्व अर्जित करना होगा। ये लगभग असंभव है। पेई कियान ने राहत की सांस ली। वह एप्लीकेशन बंद करने ही वाला था कि उसे एक और महत्वपूर्ण बात याद आ गई। उसे फिल्म का शेड्यूल देखना था। कुछ ही टाइम स्लॉट और उस समय की टिप्पणियों को देखकर पेई कियान को यकीन हो गया था कि फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। पेई कियान ने अगले दिन की फिल्म की कुल कमाई देखने के लिए तुरंत रियल टाइम बॉक्स ऑफिस सेक्शन पर क्लिक किया। पेज लोड होते ही वह दंग रह गया। टुमारो इज ब्यूटीफुल की कुल कमाई 37.7% थी। उसने अगली कुछ फिल्मों की कमाई देखी। पार्टी फॉर लव की कुल कमाई 24.6%, डेंजरस पार्टनर की 19.7%, लेजेंड्स ऑफ द नाइट की 9.2% थी। बाकी फिल्मों की कमाई शून्य थी। पेई कियान ने पेज रिफ्रेश करके टुमारो इज ब्यूटीफुल का 37.7% का रुपीस रेट कंफर्म किया। उसे लगा था कि उसकी आंखों में कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसे दशमलव गलत जगह दिख रहा था। ये क्या बकवास है। पेई कियान हैरान और परेशान था, मानो उसे अभी अभी सब समझ आया हो।
टुमारो इज ब्यूटीफुल देखने के लिए 37,000 लोग इंतजार क्यों कर रहे थे? पहले तो बात समझ में नहीं आई। हुआंग सिबो, झू शियासे और फे हुआंग वर्कस्पेस के बाकी लोगों के पास फिल्म का इतना बड़ा विज्ञापन करने के लिए संसाधन नहीं होने चाहिए थे। वे विज्ञापन के लिए दूसरी कंपनियों को भी हायर कर सकते थे, लेकिन वे तरह तरह की मांगें करते। हुआंग सिबो और बाकी लोग बॉस पेई को भी इसमें शामिल किए बिना नहीं रह सकते थे। अब रो पीस रेट देखकर पेई कियान को समझ आया कि फिल्म के विज्ञापन का जिम्मा न तो हुआंग सिबो का था और न ही झू शियासे का। उनमें से कोई भी इतना ज्यादा रो पीस रेट नहीं मांग सकता था। कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई भेदिया है। किसी फिल्म की पंक्ति दर एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर फिल्म के प्रदर्शन की दर दर्शाती है। अध्याय 423 फिल्म का प्रीमियर पेई कियान जितना इसके बारे में सोचता गया उतना ही अजीब लगने लगा। उसने तुरंत हुआंग सिबो को फोन किया। शायद कोई भेदिया था और सौदा रद्द नहीं हो सकता था। फिर भी पेई कियान खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। चाहे उसे मरना ही क्यों न पड़े, उसे कारण का पता लगाना ही था। हेलो बॉस पेई, हुआंग सिबो की आवाज में जल्दबाजी और व्यस्तता झलक रही थी। पेई कियान ने समय बर्बाद न करने का फैसला किया और सीधे मुद्दे पर आ गया। फिल्म के प्रचार का जिम्मा किसके पास था? हुआंग सिबो चौंक गया। क्या शेनहुआ फिल्म? क्या बॉस लिन ने आपको इसके बारे में नहीं बताया था? एक झटके में पेई कियान ने फोन काट दिया। हुआंग सिबो अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को देखता रहा, जैसे खो गया हो। कितना अजीब है, क्या बॉस पेई ने ही बॉस लिन की शेनहुआ फिल्म से फिल्म के प्रचार में मदद करने के लिए नहीं कहा था? फोन रखने के बाद पेई कियान ने तुरंत लिन चांग को फोन किया। हेलो बॉस पेई, क्या बात है? फिल्म का प्रीमियर तो कल ही है ना? लिन चांग की बात सुनकर पेई कियान का दिल जोर से धड़कने लगा। वाकई यही आदमी जिम्मेदार था। पेई कियान ने दर्द को दबाते हुए कहा, क्या आपने टुमारो इज ब्यूटीफुल के प्रचार में शेनहुआ फिल्म्स के संसाधनों का इस्तेमाल किया? दूसरी तरफ से लिन चांग थोड़ी देर रुका और फिर मुस्कुराया। जी हाँ बॉस पेई, क्या आपको पता चला? अरे मैं आपको फिल्म के प्रीमियर वाले दिन सरप्राइज देना चाहता था। चिंता मत कीजिए बॉस पेई, मैंने ज्यादा पैसे खर्च नहीं किए, मैंने बस अपने कुछ बचे हुए पैसों से ही काम चलाया है। कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पेई कियान इतना क्रोधित हो गया कि वह बोल भी नहीं पा रहा था। सुनो, क्या कोई इंसान ऐसी बातें कहता है? उसने ज्यादा पैसे खर्च नहीं किए, उसने तो बस अपने कुछ बचे हुए पैसों से ही काम चलाया। फिर भी तुमने मुझे लगभग 40% का प्रति पीस रेट कैसे दिलवा दिया? लिन चांग ने देखा कि बॉस पेई ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। ये सोचकर कि बॉस पेई भावुक हो गए हैं, उसने जल्दी से कहा, ये सच है, मैं तो बस एहसान चुका रहा हूँ। बॉस पेई, कृपया इसे दिल पर मत लीजिए। इसके अलावा आगे का प्रति पीस रेट फिल्म की ऑक्यूपेंसी रेट और लोकप्रियता पर निर्भर करेगा। ये 30% से ऊपर नहीं रह सकता। बेशक बॉस पेई द्वारा निवेश की गई फिल्म तो रोमांचक ही होगी। मैं तो बस आपकी फिल्म को थोड़ा सा बढ़ावा दे रहा हूँ। बॉस पेई, अगर आपको सच में बुरा लग रहा है तो आपकी फिल्म के जबरदस्त मुनाफे के बाद आप मुझे विज्ञापन के तौर पर कुछ पैसे दे सकते हैं। एक बार फिर पेई कियान अवाक रह गया। मेरी फिल्म के जबरदस्त मुनाफे के बाद? मैं तो पहले से ही मौत के मुंह में हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि अब मुझसे मुआवजा मांगने का समय निकल चुका है? पेई कियान ने बेमन से पूछा। आपको फिल्म के बारे में किसने बताया? लिन चांग हंस पड़ा। क्या बॉस पेई, क्या आप उसे आमने सामने धन्यवाद देने जा रहे हैं? मुझे नहीं लगता इसकी कोई जरूरत है। यह कोई राज नहीं है कि फी हुआंग वर्कस्पेस एक फिल्म पर काम कर रहा है। मैंने बस इधर उधर पूछा था। कुल मिलाकर आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है बॉस पेई। जब तक आप आह्वान का मामला सुलझा लेते हैं तब तक प्रचार के ये थोड़े से पैसे क्या मायने रखते हैं। आह्वान के घर आने के बाद मैं भविष्य में आपकी हर फिल्म का विज्ञापन करने में आपकी मदद करूंगा बॉस पेई। एक बार फिर पेई कियान अवाक रह गया। अगर तुम इसी तरह बोलते रहे तो लिन वान कभी लिन परिवार में वापस नहीं आ पाएगी। पेई कियान को आखिरकार समझ आ गया कि क्या हुआ था। जाहिर है लिन चांग ने उसे गलत समझा था और अपनी मर्जी से मदद का हाथ बढ़ाया था ताकि लिन वान को कंपनी छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करने के लिए पेई कियान का शुक्रिया अदा कर सके। लेकिन बॉस पेई को तकलीफ हो रही थी। ये कैसा शुक्रिया अदा करना है? तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। पेई कियान हंस पड़ा। बॉस लिन, अगर फिल्म सच में हिट हो गई तो मैं आपसे हिसाब बराबर कर लूंगा। धड़ाम से पेई कियान ने कॉल काट दी। लिन चांग ने अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन देखी, साफ तौर पर हैरान था। बॉस पेई तो बॉस पेई ही हैं। उनका शुक्रिया अदा करने का तरीका भी अनोखा है। हालांकि लिन चांग ने सब कुछ आसान बना दिया था, लेकिन इतनी ऊंची फीस पाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। खुशकिस्मती से दूसरी फिल्में इतनी दिलचस्प नहीं थीं। इसी वजह से वह टुमारो इज ब्यूटीफुल के प्रीमियर के लिए इतनी ऊंची फीस हासिल करने में कामयाब रहा। लगता है आह्वान जल्द ही घर आ रही है।
लिन चांग ने 22 फरवरी मंगलवार को यही कल्पना की। आधी रात को पेई कियान चुपके से हुआन्यू तियानजी की सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित सिनेमाघर में गई। वह टुमारो इज ब्यूटीफुल का पहला शो देखना चाहती थी। हुआंग सिबो, जू शियासे, लू जियाओ और झांग जुटिंग जिंगजोऊ में नहीं थे। वे फिल्म का प्रचार करने और बीजिंग, शंघाई और ग्वांगझोऊ जैसे बड़े शहरों में प्रशंसकों से मिलने गए थे। पेई कियान ने अनुमान लगाया कि वे किसी बड़े शहर के सिनेमाघर में फिल्म के पहले शो का इंतजार कर रहे होंगे। पेई कियान चुपके से इस सिनेमाघर में आया था क्योंकि उसे डर था कि दिन में बहुत भीड़ होगी और वह अपने शब्दों और हरकतों पर काबू नहीं रख पाएगा। जब तक वह अपने जान पहचान वालों से घिरा नहीं था तब तक वह खुद पर से नियंत्रण नहीं खोएगा और बॉस पेई के रूप में अपनी छवि को खराब नहीं होने देगा। सिनेमाघर में प्रवेश करने से पहले पेई कियान ने सबसे पहले मॉडेस्ट की पेंटिंग वाले साझा फोन बूथ पर नजर डाली। इतनी रात को भी अंदर लोग गा रहे थे। मॉडेस्ट के व्यंग्यात्मक भाव को देखकर पेई कियान की पलकें फड़कने लगीं। वह झट से मुड़कर सिनेमाघर की ओर तेजी से चल पड़ा। वह फिल्म शुरू होने से पहले ही टूटना नहीं चाहता था। उसने टिकट बहुत देर से खरीदे थे, इसलिए उसे अच्छी सीट नहीं मिल पाई थी। उसके पास कोने में बैठने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर भी पेई कियान के लिए यह बुरी सीट नहीं थी। एक तरफ वह अच्छे अनुभव की तलाश में नहीं था, वह सिर्फ ये देखना चाहता था कि फिल्म कैसी बनी है। दूसरी तरफ पेई कियान ने अनुमान लगाया कि सिनेमाघर में कई जोड़े होंगे। कोने में बैठने से उसे यह महसूस नहीं होगा कि वह फालतू है। बैठते ही वह अवाक रह गया। उसके ठीक बगल में एक जोड़ा बैठा था। उसने उनसे बचने की कोशिश की लेकिन अंत में नाकाम रहा। पेई कियान का सारा ध्यान पॉपकॉर्न चबाने पर था और वह उम्मीद कर रहा था कि इसे उसका ध्यान बगल वाले जोड़े से हट जाएगा। थिएटर लगभग 70 से 80% भरा हुआ था, पूरा नहीं भरा था। आधी रात के शो के लिए यह बुरा नहीं था। आखिर यह जिंगजोऊ था, बीजिंग या शंघाई जैसे बड़े शहर नहीं। जाहिर है दूसरों के लिए बुरा नहीं होने का मतलब पेई कियान के लिए बहुत बुरा था। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मुझे शांत और संयमित रहना होगा। पहली स्क्रीनिंग देखने आए लोग लू जियाओ के कट्टर प्रशंसक होंगे। वह देश के शीर्ष दर्जे के युवा अभिनेताओं में से एक हैं। ये स्वाभाविक है कि उनके ऐसे कट्टर प्रशंसक होंगे जो ऐसा करेंगे। सभी कट्टर प्रशंसकों के फिल्म देख लेने के बाद फिल्म की ऑक्यूपेंसी रेट में निश्चित रूप से भारी गिरावट आएगी। पेई कियान ने पॉपकॉर्न खाते हुए खुद को हिम्मत देने की कोशिश की। आधी रात के बाद सिनेमा हॉल की सभी लाइटें बंद कर दी गईं, जिससे धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। शुरुआत में कई कंपनियों के लोगो दिखाई दे रहे थे, जिनमें फीहुआन वर्कस्पेस और शेनहुआ फिल्म्स के लोगो शामिल थे। सिनेमा हॉल में लोगों की बातचीत धीरे धीरे शांत हो गई। सभी का ध्यान बड़ी स्क्रीन पर केंद्रित हो गया। फिल्म शुरू हो चुकी थी। मुख्य कलाकारों का परिचय कराया गया और बैकग्राउंड म्यूजिक बजने लगा। टेबल पर फास्ट फूड का खाना रखा हुआ था। अभिनेता के पैरों के पास जमीन पर कागज के टुकड़े और खाली बियर के डिब्बे पड़े थे। विज्ञापनों से आती हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वहां कुचले हुए आलू के चिप्स का आधा खाली पैकेट पड़ा था। इन दृश्यों से फिल्म के साइंस फिक्शन स्वरूप का कुछ अंदाजा लगाया जा सकता था। मेज का रूप, घर में लगे विज्ञापन, तंग लेकिन आधुनिक सुविधाओं से लैस जगह, ये सब चीजें इशारा कर रही थीं कि कहानी भविष्य में घटित हो रही है। हल्की हल्की आवाजें धीरे धीरे साफ होने लगीं। स्क्रीन पर एक बढ़िया ढंग से निर्मित लेकिन देखने में नीरस सा लगने वाला वैरायटी शो चल रहा था। कोई एकदम सही अंग्रेजी में बोल रहा था और बड़ी स्क्रीन के नीचे सबटाइटल दिखाई दे रहे थे। लू जियाओ कैमरे की तरफ पीट करके जमीन पर बैठे हुए दिखाई दिए। वे अपने बिस्तर से टेक लगाकर अपनी टीवी स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित किए हुए थे। अचानक स्क्रीन पर क्विज परिणाम लिखा दिखाई दिया। उसी समय बधाई हो और फूलों का एक गुलदस्ता स्क्रीन पर उभर आया। इसका मतलब था कि मुख्य पुरुष किरदार जीत गया था और उसने वैरायटी शो से अच्छी खासी रकम जीत ली थी। वाह, लू जियाओ ने उत्साह से चिल्लाते हुए दोनों मुट्ठियां भींच लीं और हवा में लहराईं। थोड़ी देर जश्न मनाने के बाद वह खाने की दुकान पर गया और बियर का कैन खरीदने की तैयारी करने लगा। अचानक पेई कियान को याद आया कि उसने ये दृश्य पहले भी देखा है। इसके बाद बियर पीने वाला दृश्य था। इस दृश्य की शूटिंग के दौरान बॉस पेई ने खुद लू जियाओ को अभिनय के बारे में कुछ मार्गदर्शन दिया था। पेई कियान का दिल बैठ गया। ये फिल्म अपना तुरुप का पत्ता इतनी जल्दी क्यों दिखा रही है? पेई कियान को याद नहीं था कि फिल्म के रफ कट में ये पहला दृश्य था। इसे शुरुआती दृश्य बनाने से लोगों को फिल्म की खूबियों की ओर आकर्षित करने का असर हुआ। थिएटर में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। पॉपकॉर्न खाने की आवाज भी गायब हो गई। पेई कियान को तुरंत कुछ बुरा महसूस हुआ। फिल्म रफ कट से बहुत अलग लग रही थी। लू जियाओ ने फेंका हुआ बियर का डिब्बा नहीं उठाया। इसके बजाय वह जमीन पर बिस्तर के सहारे धंसा बैठा रहा। उसने अपने घुटनों को बाहों से जकड़ लिया और अपना सिर बाहों में गहराई से दबा लिया। ये शुरुआत थी। दृश्य तुरंत बदल गया। स्क्रीन पर अब नायक का कैप्सूल नहीं बल्कि बाहर का नजारा दिखाई दे रहा था।
आधी रात के बाद बाहरी दुनिया गरीबों की दुनिया बन गई थी। ऊंची ऊंची इमारतें जो सीधी खड़ी थीं और रात के आसमान की ओर इशारा कर रही थीं, मानो बढ़ती हुई कब्रों जैसी लग रही थीं। दर्शक धुंधली धुंधली ऊंची इमारतों की छतों और बालकनियों को देख पा रहे थे। कई अमीर लोग गगनचुंबी इमारतों की सबसे ऊपरी मंजिलों पर अपने रेट्रो या विंटेज घर बनाने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने रात में पर्याप्त रोशनी का भी इंतजाम किया था ताकि उनके घर रात के आसमान में चमकते रहें। इस तरह आधी रात के बाद बाहर घूमने निकलने वाले सभी गरीब लोग उन्हें सम्मान और प्रशंसा की निगाहों से देख सकें। इमारतों के निचले हिस्से में रंग बिरंगी नियॉन लाइटें चमक रही थीं। वे गगनचुंबी इमारतों के शीर्ष पर दिखने वाले परीक्षा जैसे दृश्यों से बिल्कुल अलग थीं। तारों की हल्की रोशनी और जमीन पर चमकीली नियॉन लाइटें मानो चमकदार कब्रों से जुड़ी हुई थीं। ये दृश्य विचित्र था। विभिन्न रंगों में चमकती हजारों उड़ती हुई कारें गगनचुंबी इमारतों के बीच दौड़ रही थीं। वे रात के आसमान में टूटते तारों की तरह लग रही थीं, मानो एक बहुरंगी नदी में मिल रही हों। इसके विपरीत गरीब लोग हल्की बारिश में छाता लिए सड़कों पर चल रहे थे। वे अपने सिर के ऊपर हो रही हर चीज से बेपरवाह दिख रहे थे। इसके बजाय वे तरह तरह के अजीब दिखने वाले बेस्वाद स्नैक्स खरीद रहे थे और सस्ते मनोरंजन में मशगूल थे, कुछ युआन के लिए मोलभाव कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें इन सब की आदत हो गई हो। सड़क किनारे की एक दुकान में टेलीविजन पर एक कार्यक्रम चल रहा था। एक गरीब आदमी गलत समय पर बाहर चला गया था और उसे कड़ी सजा मिली थी। कार्यक्रम के संचालक ने सभी नागरिकों को गंभीर चेतावनी दी कि वे केवल अपने निर्धारित समय में ही बाहर जाएं और नियमों का उल्लंघन न करें। पेइकियान ने यह हिस्सा पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इनमें से अधिकांश दृश्य स्पेशल इफेक्ट्स का उपयोग करके बनाए गए थे। पेइकियान ने जो भी पैसा लगाया था उसका अधिकांश हिस्सा इसी में खर्च हुआ था। शानदार पृष्ठभूमि और यथार्थवादी स्पेशल इफेक्ट्स को देखते हुए पेइकियान और भी घबरा गया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ये सब स्पेशल इफेक्ट्स हैं। बस कुछ मिनटों के लिए ही था, बाकी फिल्म इतनी प्रभावशाली नहीं होगी। एक बार फिर पेइकियान ने मुट्ठी भर पॉपकॉर्न उठाया और उसे अपने मुंह में ठूंस लिया ताकि वह अपनी घबराहट को शांत कर सके। अध्याय 424 बॉस पेइ की आंखों में आंसू आ गए। फिल्म अभी भी चल रही थी। बाहर 3 घंटे घूमने के बाद लू जियाओ अपने कैप्सूल में लौट आया और अपना नीरस जीवन जीना जारी रखा। शुरुआत में काफी समय भविष्य के जीवन के विवरणों को पेश करने में व्यतीत किया गया था, जैसे कि राहत भोजन, महंगे नाश्ते, विभिन्न प्रकार के शो में क्विज और इसी तरह की चीजें। उन दृश्यों में लू जियाओ का अभिनय असाधारण रूप से अच्छा था। समाज के सबसे निचले तबके का एक गरीब व्यक्ति, उसका पूरा जीवन और उसकी सारी भावनाएं उन्हीं साधारण चीजों के इर्द गिर्द घूमती थीं। वह किसी टेलीविजन कार्यक्रम से पैसे जीतने पर बहुत खुश होता था, लेकिन किसी कार्यक्रम में अपने सारे पैसे हारने पर वह गुस्से से आग बबूला हो जाता था। प्रश्नोत्तरी, कभी कभी उसे खालीपन और निराशा का अनुभव होता था। तब वह अपने कैप्सूल में लेट जाता और बिल्कुल स्थिर रहता। कभी कभी वह लुभावने विज्ञापनों और समाज के उच्च वर्ग के लोगों के गगनचुंबी इमारतों में रहने के तरीके को देखता था और अतुलनीय ईर्ष्या महसूस करता था। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए गए विज्ञापन स्पष्ट रूप से कहानी की पृष्ठभूमि के रूप में काम करने के लिए थे। फिर भी उन्हें बनाने में काफी मेहनत की गई थी। आखिरकार लिन रूई सामने आए। उसके और लू जियाओ के बीच धीरे धीरे प्रेम संबंध पनपने लगे। फिर उसने एक प्रतिभा प्रदर्शनी में भाग लेने का सुझाव दिया। पेइकियान को इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी जानकारी थी। उन्होंने ही पटकथा का ढांचा तैयार किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने फिल्म का रफ कट भी पहले ही देख लिया था। फिर भी फिल्म देखते समय वह उसमें पूरी तरह डूब गया। मुख्य किरदारों के साथ साथ उसकी भावनाएं भी ऊपर नीचे होती रहीं। त्रुटिहीन संपादन की बदौलत फिल्म के हर दृश्य का समय बिल्कुल सटीक था। ये दर्शकों के मन पर एक गहरा प्रभाव छोड़ने के लिए पर्याप्त था और साथ ही उन्हें अगले दृश्य में सहजता से आगे बढ़ने में भी मदद करता था। अभिनेताओं के उत्कृष्ट कौशल ने बड़े पर्दे पर हर नए किरदार को जीवंत कर दिया, उन्हें पूरी तरह से चित्रित किया और दर्शकों को उनसे गहराई से जुड़ने में मदद की। शानदार पृष्ठभूमि संगीत ने भी दर्शकों की भावनाओं में योगदान दिया, जिससे उन्हें कहानी की प्रगति के साथ साथ हर चीज को लगातार महसूस करने में मदद मिली। बेहतरीन ढंग से बनाए गए प्रॉप्स और महंगे अलौकिक स्पेशल इफेक्ट्स ने पूरी फिल्म को एक अनूठा साइंस फिक्शन माहौल दिया। दर्शकों को वर्तमान दुनिया से बाहर निकालते हुए इसने उन्हें वास्तविकता का एक रहस्यमय एहसास दिलाया। ऐसा लग रहा था मानो फिल्म किसी वास्तविक भविष्य की दुनिया को दर्शा रही हो। यही फिल्म की ताकत थी। अंततः एक साधारण कहानी का ढांचा फीका और कमजोर होगा, लेकिन जब उसे फिल्म में रूपांतरित किया जाता है तो उसमें ढेर सारी बारीकियां शामिल हो जाती हैं और दर्शकों की अन्य इंद्रियों को भी शामिल करके एक बिल्कुल नया अनुभव प्रदान किया जाता है। वे सभी विवरण बिल्कुल सटीक थे। फिल्म में दिखाए गए विज्ञापन भी बेमिल नहीं लग रहे थे। वास्तव में ऐसा लग रहा था मानो उन विज्ञापनों में भी कोई अर्थ छिपा हो जो देखने में अटपटे लग रहे थे।
पेई कियान ने अनजाने में ही अपने मुंह में पॉपकॉर्न भर लिया और उस समय उसके दिमाग में केवल एक ही विचार चल रहा था। क्या यही वो स्क्रिप्ट थी जो मैंने लिखी थी? ढांचा उनके जैसा ही था, लेकिन अंतिम उत्पाद उनकी कल्पना से बिल्कुल अलग दिख रहा था। फिल्म के पहले आधे हिस्से से वह ज्यादा कुछ नहीं बता सका, लेकिन दूसरे आधे हिस्से तक आते आते पूरी कहानी लगातार बिगड़ती हुई प्रतीत हुई, जिससे फिल्म के भयावह इरादे उजागर हो गए। लू जियाओ और लिन रुई के बीच टकराव के दौरान पूरे थिएटर में मौजूद सभी लोगों ने एक साथ ठंडी सांस ली। जाहिर है, दर्शक उस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए थे। उस समय उन्हें इसे स्वीकार करना कठिन लगा था। हालांकि पेई कियान की कल्पना के विपरीत किसी ने भी स्क्रीन पर गाली गलौज नहीं की। इसके बजाय सभी लोग ध्यान से देख रहे थे। पेई कियान को भी लू जियाओ के विषैलेपन से न तो गुस्सा आया और न ही कोई घृणा हुई। इसके बजाय वह थोड़ा हैरान हुआ और उत्सुकता से कहानी के आगे बढ़ने का इंतजार करने लगा। जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ एक बड़ी समस्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस समय मुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? क्या यह एक बेहद तनावपूर्ण स्थिति नहीं होनी चाहिए? उसने मुट्ठी भर पॉपकॉर्न और खाया और अपनी भावनाओं को तर्कसंगत बनाने की कोशिश की। शायद इसका कारण ये था कि फिल्म ने अलगाव की एक अनूठी भावना पैदा कर दी थी। शुरुआत में दर्शकों को नायक के दैनिक जीवन की बारीकियां दिखाने में काफी समय व्यतीत हुआ था। उन्हें पता चला था कि नायक इंस्टेंट फूड खाता है, टेलीविजन कार्यक्रम देखता है और आधी रात को घूमने निकलता है। हालांकि इससे दर्शक नायक के साथ एकरूप नहीं हो पाए। वास्तव में इससे वे बाहरी दर्शक बन गए, जो घटित हो रही घटनाओं से पूरी तरह अलग और अप्रभावित थे। कैमरे का कोण ऐसा था मानो दर्शक किसी निगरानी कैमरे से देख रहे हों एक ठंडा और भावहीन दृश्य। वे इस दुनिया में पुरुष नायक के जीवन का अवलोकन कर रहे थे, लेकिन भावनात्मक रूप से उससे जुड़ नहीं पा रहे थे। इससे मुख्य पुरुष और महिला किरदारों के प्रेम प्रसंग का आनंद तो कम हो गया, लेकिन उनके रिश्ते के टूटने पर होने वाला दर्द भी कम हो गया। दर्शक न केवल मुख्य अभिनेताओं की भावनाओं को महसूस कर सकते थे, बल्कि वे उन भावनाओं को एक पारदर्शी परत के माध्यम से भी अनुभव कर सकते थे। उन्हें अपनी भावनाओं में तीव्र उतार चढ़ाव का अनुभव नहीं होता था। अचानक ही पेई कियान को एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी है। फिल्म कला का एक रूप है, लेकिन एक ही पटकथा अलग अलग निर्देशकों के हाथों में बिल्कुल अलग अलग फिल्में बना सकती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि निर्देशक फिल्मांकन प्रक्रिया के दौरान अपने व्यक्तिगत विचारों को शामिल करते थे। कैमरा एंगल, पृष्ठभूमि में मौजूद विभिन्न अन्य विवरण और कहानी कहने की गति, ये सभी चीजें दर्शकों की कहानी के प्रति धारणा को प्रभावित कर सकती थीं। यही वजह थी कि बेहद उबाऊ लगने वाली पटकथाएं भी दमदार शैली वाले निर्देशकों के हाथों में ऐतिहासिक क्लासिक्स बन सकती थीं। जाहिर है, झू शियासे ने इस कहानी को पेई कियान से बिल्कुल अलग ढंग से समझा था। जाहिर है, निर्देशक अपनी समझ के अनुसार ही फिल्म बनाते हैं। इसलिए संपादक द्वारा कुछ कमियों को दूर करने के बाद फिल्म पेई कियान के मूल इरादे से बहुत अलग हो गई। अधिकांश विषाक्तता दूर हो चुकी थी। उसकी जगह गहरी दया की भावना ने ले ली थी। महिला नायिका ने जो किया वह घृणित था, लेकिन दर्शक उससे नफरत नहीं कर सके। पुरुष नायक दयनीय और मूर्ख था, लेकिन दर्शकों को उसके प्रति थोड़ी सी ही सहानुभूति महसूस हुई। उन्हें उसकी स्थिति पर दुख हुआ, लेकिन इस बात पर गुस्सा आया कि उसने अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाई। अंत में जब पुरुष नायक आखिरकार धनवान बन गया और उच्च समाज का सदस्य बन गया, तो दर्शकों को उसके लिए खुशी नहीं हुई, बल्कि उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि वह अपना आपा खो चुका था। दर्शकों को अचानक पुरुष नायक एक अजनबी के रूप में दिखाई देने लगा। उन्हें यह आभास हो गया कि भौतिकवाद और धन के भंवर में फंसकर वह अपना असली स्वरूप खो चुका है। धन ने उसे बेहतर नहीं बनाया, बल्कि इसने उसके जीवन पर नियंत्रण कर लिया और उसे एक और भी दयनीय प्राणी में बदल दिया। अंत में लू जियाओ द्वारा अभिनीत पुरुष नायक झांग जुटिंग द्वारा अभिनीत न्यायाधीश की साजिश का शिकार हो जाता है। वह भारी कर्ज में डूब जाता है और एक जीवित लाश की तरह अपने बिस्तर पर पड़ा रहता है। स्क्रीन पर दर्शकों ने देखा कि जिस महिला को जज ने पुरुष नायक की जगह लिया था, उसने वही किया जो लू जियाओ ने पहले किया था। कहानी स्पष्ट रूप से एक दुष्चक्र में फंस गई थी, जिससे दर्शक असहाय महसूस करने लगे थे। स्क्रीन काली हो गई। फिल्म खत्म हो चुकी थी। समापन गीत बजने लगा, जिसकी गायकी बेहद उदास और निराशाजनक लग रही थी। ये वही गाना था जिसे लिन रुई द्वारा अभिनीत महिला मुख्य किरदार ने टैलेंट शो में गाते समय प्रस्तुत किया था। जजों ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा था कि वह बेसुरा गा रही थी। उस समय दर्शकों ने गाने को ज्यादा महत्व नहीं दिया था। हालांकि जब इसे अंत में बजाया गया तो गाना थोड़ा अलग लगा। दोनों संस्करणों में से अंत वाले संस्करण का एक स्पष्ट अर्थ था। पेई कियान ने थिएटर में मौजूद अन्य लोगों की ओर देखा। आखिर चल क्या रहा है? क्या अंत इतना निराशाजनक नहीं था? क्या अब तक आपको खड़े होकर पैसे वापस नहीं मांग लेने चाहिए थे? आपको कम से कम उपहास उड़ाना या ये पूछना तो चाहिए था कि ये सब क्या बकवास है। पूरा सिनेमा हॉल शांत था। कोई खड़ा नहीं हुआ और किसी ने कोई आवाज नहीं की।
क्रेडिट स्क्रीन पर दिखने लगी। पेई कियान ने देखा कि पटकथा लेखकों की टीम में उनका नाम सबसे पहले लिखा हुआ था। यहां तक कि एक अतिरिक्त पंक्ति में विशेष धन्यवाद भी लिखा था। इससे सदमे में डूबे बॉस पेई को कोई राहत नहीं मिली। फिल्म के अंत में पहला दृश्य जज का था, जिसका किरदार झांग जुटिंग ने निभाया था। जज अपने विला में आराम से बैठकर अपनी छुट्टियां मना रहे थे। उन्होंने अपनी रेड वाइन को धीरे से घुमाया और वाइन की गहरी लाल चमक जज के चेहरे पर पड़ रही थी। उसके सामने बैठी महिला ने बहुत ज्यादा मेकअप किया हुआ था। ये वही महिला होस्ट थी जिसे जज ने लुजियाओ की प्रतिष्ठा धूमिल होने के बाद उनकी जगह नियुक्त करने के लिए जोर दिया था। अचानक बाहर पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। महिला घबरा गई, खड़ी हुई और चली गई। जज भी घबरा गए। वे खड़े हुए और उनके हाथ से लाल शराब का गिलास जमीन पर गिर गया, जिससे कांच के टुकड़े कमरे में बिखर गए। कुछ समय बीत गया, न्यायाधीश वापस नहीं आए। फिर भी पहले घबराई हुई महिला मेजबान वापस अंदर आए, बैठ गई और एक दूसरे सही सलामत गिलास में अपने लिए थोड़ी लाल शराब डाली। फिर उसने उसे एक ही बार में पी लिया। कैमरा उसके कोमल लाल होंठों पर टिका रहा। उसके होंठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर मुड़े हुए थे, मानो एक रहस्यमयी मुस्कान हो। क्रेडिट स्क्रीन फिर से चलने लगी। फिल्म के अंत में दिखाए गए दूसरे दृश्य को पुरुष नायक के कैप्सूल में फिल्माया गया था। पुरुष नायक अभी भी बिस्तर पर लेटा हुआ था, मानो लकवाग्रस्त हो गया हो। हालांकि उसके बाल लंबे हो चुके थे और दाढ़ी भी बढ़ गई थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां और उम्र के निशान थे, जो इस बात का संकेत दे रहे थे कि काफी समय बीत चुका है। अचानक बाहर बहुत शोर हुआ और पुलिस का सायरन बजने लगा। एक धमाके के साथ कैप्सूल का दरवाजा खुल गया। किसी ने अंदर कुछ फेंका और फिर जाने के लिए मुड़ गया। एक धीमी, गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो कोई गरीब व्यक्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भेजे गए एक अधिकारी के साथ हिंसक और भयंकर लड़ाई कर रहा हो। नायक असमंजस में दरवाजे की ओर बढ़ा। जमीन पर खून से लथपथ एक पिस्तौल पड़ी थी। धड़ाम, थिएटर की बत्तियां जल उठीं। थिएटर में मौजूद हर कोई ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी किसी सपने से जागा हो। एक एक करके वे सब खड़े हो गए। किसी ने भी फिल्म की आलोचना या निंदा नहीं की, बल्कि सब चुप रहे। ऐसा लग रहा था मानो वे फिल्म से उत्पन्न भावनाओं से उबर ही नहीं पाए हों। कुछ लोग दबी आवाज में फिल्म के बारे में चर्चा करने लगे। फिल्म कमाल की थी। क्या वाकई इसे किसी स्थानीय निर्देशक ने फिल्माया था? बिल्कुल सही। रचनात्मकता, अद्भुत कथानक के मोड़, मैं तो दंग रह गया। फिल्म देखने के बाद मेरा दिल थोड़ा बोझिल महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि इससे एक अच्छा ड्रामा बनेगा। मुझे लगता है कि यह काफी गहन फिल्म थी। कई हिस्से मुझे समझ नहीं आए। समीक्षा का इंतजार करते हैं। इन सब बातों को छोड़ दे तो लू जियाओ ने इस फिल्म में काफी अच्छा अभिनय किया है। उन्होंने मुझे बिल्कुल भी असहज महसूस नहीं कराया। पेई कियान के बगल में बैठे दंपति खड़े हुए और भीड़ के साथ सिनेमा हॉल से बाहर निकल गए। ये वैसी रोमांटिक फिल्म नहीं थी जैसी मैंने उम्मीद की थी, लेकिन यह आश्चर्यजनक रूप से अच्छी थी। बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि फिल्म हमें अपने प्रियजनों को संजोने का संकेत दे रही थी। प्यारे, हमें एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। फिल्म बहुत भावुक कर देने वाली थी। मैं रोना बंद नहीं कर पा रही हूँ, लड़की ने टिश्यू से अपने आंसू पोंछते हुए कहा। उसने बगल वाली सीट पर नजर डालने के लिए थोड़ा सा सिर घुमाया। फिर फुसफुसाते हुए बोली, देखो, वह युवक भी भावुक होकर रो रहा है। उस सीट पर बैठे हुए पेई कियान लगातार अपने मुंह में पॉपकॉर्न ठूंसते रहे और उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। फिल्म पूरी हो गई। आखिर दर्शकों की टिप्पणियां कैसी होंगी? इसे दोबारा देखना चाहिए। ये काफी अच्छा है। कहानी गहरी थी। मैं आधिकारिक समीक्षा का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। ये सब क्या हो रहा है? दर्शकों ने फिल्म को पूरी तरह से गलत समझा है। मैं तो बस आप सबके लिए इसे जितना हो सके उतना हानिकारक बनाना चाहता था। डकार, पेई कियान रोते हुए डकारा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत ज्यादा पॉपकॉर्न खा लिया हो। अध्याय 425 उपाय। पेई कियान सिनेमाघर से घर लौटते ही सीधे अपने बिस्तर पर लेट गया। क्या फिल्म को इतनी अच्छी प्रतिक्रिया मिली? क्या प्रीमियर को इतनी अच्छी प्रतिक्रिया मिली? ये सब भ्रम है। पेई कियान खुद को यही समझाता रहा कि अच्छी नींद से जागने के बाद सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन दोपहर को पेई कियान ने अनिच्छा से अपनी आंखें खोलीं। उसने समय देखने के लिए अपना मोबाइल फोन निकाला। जैसा कि उम्मीद थी, कई अनपढ़े संदेश थे। हुआंग सिबो, झू शियासे, लिन चांग, सभी लोगों ने शुभकामनाएं भेजी थीं। उसे यह अनुमान लगाने की जरूरत नहीं थी कि वे क्या कहेंगे। पेई कियान ने उन्हें देखने की हिम्मत नहीं की। उसने इन संदेशों को जानबूझकर अनदेखा किया, इस डर से कि कहीं गलती से कोई संदेश सामने न आ जाए। फिर पेई कियान ने फिश कैचिंग टेक आउट ऑर्डर किया। कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे वह बेहद उदास महसूस कर रहा था, मानो जीवन बेस्वाद हो गया हो। लंबे समय तक आंतरिक संघर्ष के बाद पेई कियान ने अपना मोबाइल फोन उठाया। पेई कियान ने उलझन भरे चेहरे के साथ गोयान ऐप खोला।
उसने आज का पूर्वानुमान खोला और सबसे पहले टुमारो इज ब्यूटीफुल का विज्ञापन था। आज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 784 मिलियन युआन, अनुमानित बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 210 मिलियन युआन। ये क्या बकवास है। पेई कियान को लगा जैसे उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया हो। उसने लगभग अपना मोबाइल फोन वहीं तोड़ दिया। निराशा, ये तो घोर निराशा है। रिलीज हुए अभी आधा दिन ही हुआ था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 8 मिलियन युआन तक पहुंच गया। पेई कियान को लगा था कि 30 मिलियन युआन के निवेश पर लागत निकालने के लिए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100 मिलियन युआन से ज्यादा होना चाहिए। ऐसी फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100 मिलियन युआन कैसे हो सकता है। फिर भी गोयान ऐप के पूर्वानुमान के अनुसार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 210 मिलियन युआन था। फिल्म को 73.347 मिलियन युआन मिलने की उम्मीद थी। यह अनुमान फिल्म के शेड्यूल, दर्शकों की संख्या, बॉक्स ऑफिस ट्रेंड आदि के आधार पर लगाया गया था। हालांकि कुछ अनिश्चित कारकों के कारण इसमें उतार चढ़ाव हो सकता है, जिससे ये पूरी तरह सटीक न हो, लेकिन आमतौर पर इसमें कोई बड़ा अंतर नहीं होगा। उस दिन बाकी 3 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1 से 2 मिलियन युआन के आसपास था। पेई कियान को इतना गुस्सा आ रहा था कि वह मर ही जाए। बकवास, ये सब बकवास। तुम सब तो बड़े दावेदार लग रहे थे। रोमांटिक फिल्में थीं, पश्चिमी एक्शन फिल्में थीं और घरेलू स्तर पर बड़ी हिट फिल्में थीं, ये सब अचानक क्यों गायब हो गईं? मुझे हिम्मत दो। टुमारो इज ब्यूटीफुल का सारा शेड्यूल ही हटा दो। हाँ, टुमारो इज ब्यूटीफुल के लिए नकली समीक्षकों पर कुछ पैसे खर्च करो। सचमुच, ज्यादा खर्च करना भी काफी नहीं होगा। पेई कियान इन तीनों फिल्मों के फाइनेंसर को ढूंढने और उन्हें इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए बेताब था। आखिरकार उसने टुमारो इज ब्यूटीफुल की रेटिंग खोली। 8.8 अंक। पेई कियान ने अपना मोबाइल फोन एक तरफ फेंक दिया। भ्रम, ये सब भ्रम है। नहीं, उसे थोड़ी देर रुकना होगा। उसका छोटा सा दिल इतनी उत्तेजना सहन नहीं कर पा रहा था। यह 8.8 अंक कोई बहुत ज्यादा स्कोर नहीं था। कई क्लासिक फिल्में जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी, उनके स्कोर 9.5 से 9.6 के बीच थे। लेकिन समस्या ये थी कि टुमारो इज ब्यूटीफुल कोई हल्की फुल्की हिट फिल्म नहीं थी। इसमें कोई रोमांचक दृश्य नहीं थे। कहानी में कुछ संकेत जरूर थे, लेकिन आम दर्शक शायद उन्हें समझ नहीं पाते। दर्शकों का उन फिल्मों को कम रेटिंग देना आम बात है जिन्हें वे समझ नहीं पाते। यह उच्च रेटिंग असामान्य थी। 8.8 अंक की रेटिंग से पता चलता है कि फिल्म आम दर्शकों के लिए उबाऊ नहीं थी। कुछ विषय वस्तु समझने में कठिन होने के बावजूद भी यह फिल्म दर्शकों की भावनाओं को जगा सकती थी और उन्हें आकर्षित कर सकती थी। पेई कियान उदास हो गया। एक के बाद एक बुरी खबरें आ रही थीं, जो लगातार उसके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल रही थीं। इसके अलावा मौजूदा हालात को देखते हुए सिनेमाघरों से टुमारो इज ब्यूटीफुल के लिए स्लॉट कम करने की उम्मीद करना अवास्तविक था। टुमारो इज ब्यूटीफुल ने अन्य फिल्मों को बिना किसी खास प्रतिस्पर्धा के मात दे दी थी। ऐसा लग रहा था कि आने वाली फिल्में भी कोई खास खतरा नहीं बनेंगी। ऐसे में अगर सिनेमाघर टुमारो इज ब्यूटीफुल की ज्यादा स्क्रीनिंग कर सके तो वे ज्यादा कमाई कर सकते हैं। पेई कियान चुपचाप घुट गया। देखते ही देखते फिश कैचिंग का टेक आउट आ गया। पेई कियान ने टेक आउट के 2 कौर खाए और थोड़ी ऊर्जा वापस पाए। मुसीबत जितनी ज्यादा हो, मुझे उतना ही शांत रहना होगा। शायद हालात अभी उस स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं जहां से लौटना नामुमकिन हो। पेई कियान खाना खाते हुए एक उपाय सोचने लगा। दर्शक मौजूदा हालात में झू शियाओचे की तकनीक से मंत्रमुग्ध लग रहे थे। इस खास एडिटिंग तकनीक ने दर्शकों को फिल्म की विषाक्तता से अस्थायी रूप से बेखबर कर दिया। ये चीनी में लिपटी गोली की तरह है, जो दर्शकों को इसके कड़वे स्वाद का एहसास कराए बिना ही इस जहरीले तत्व को निगलने के लिए बहकाती है। इसलिए मुझे इस फिल्म के सार को उजागर करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। यह कोई जटिल फिल्म नहीं है, ये बस जहर से भरी हुई है। तो इस तथ्य को कौन उजागर करेगा और इसे कैसे किया जाए? उसे दिशा तो मिल गई, लेकिन ये तय करने में उलझन होने लगी कि इसे कौन करे। नकली समीक्षक। हुशियाओ के नकली समीक्षक काफी अच्छे थे, लेकिन अगर पेई कियान को सिस्टम के फंड का इस्तेमाल करना था तो वह उन्हें सिर्फ संकेत ही दे सकता था। पेई कियान को यकीन नहीं था कि सूचना के आदान प्रदान की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी होगी। अगर यह बहुत बड़ा बवाल हो गया तो बहुत शर्मनाक होगा। इसके अलावा नकली समीक्षक पहल नहीं करेंगे, वे चलन का अनुसरण करेंगे। पेई कियान को लगा कि उसे किसी प्रभावशाली फिल्म समीक्षक को ढूंढना होगा जो फिल्म की बारीकी से जांच करे, सच्चाई को उजागर करे और फिर नकली समीक्षकों को इसमें शामिल करे। बेशक पूरी स्थिति को पलटना नामुमकिन था, लेकिन एक एक करके दर्शकों को मनाना भी ठीक था, है ना? विशिष्ट प्रक्रियाओं में भी समस्या थी। पेई कियान ने पश्चाताप करो और बचो फिल्म के नकली समीक्षकों से सबक लिया था। वह अब उन्हें अपनी रचनात्मकता दिखाने नहीं देगा। उसे उन्हें स्पष्ट दिशा निर्देश देने होंगे। हालांकि उनके लिए सीधे तौर पर टुमारो इज ब्यूटीफुल की आलोचना करने के लिए कहना नामुमकिन था।
एक तरफ सिस्टम उन्हें खर्च की रिपोर्ट करने की अनुमति नहीं देता, दूसरी तरफ अगर वे ऐसा बहुत ज्यादा करते तो इससे उल्टा असर पड़ सकता था। साथ ही इस फिल्म में आलोचना करने लायक कोई मुद्दा ढूंढना भी मुश्किल था। रुको, उल्टा असर डालना। हाँ, पैसे खर्च करके ऐसे लोगों को ढूंढो जो इस फिल्म की जमकर तारीफ करें। फिल्म के बेतुके पहलुओं की तारीफ करो। इससे इंटरनेट पर यह धारणा बनेगी कि सारी अच्छी समीक्षाएं फर्जी समीक्षकों ने लिखी हैं। साथ ही इस तरह की बेवकूफ़ी भरी तारीफ से कुछ लोगों को घिन आ सकती है। वे स्वाभाविक रूप से फिल्म को बिल्कुल बेकार समझेंगे। क्या इस तरह से मुझे अपना मनचाहा असर नहीं मिलेगा? हाँ, चलो इसी तरह करते हैं। पेईकियान ने मन बना लिया और इंटरनेट पर कुछ जाने माने फिल्म समीक्षकों को ढूंढना शुरू कर दिया, खासकर उन लोगों को जिन्होंने पहले ही टुमारो इज ब्यूटीफुल को कम रेटिंग दी थी। वह उन्हें कुछ पैसे देकर अपनी रेटिंग बदलवाएगा। क्या हर कोई यह साफ तौर पर नहीं देख पाएगा कि उसे पैसे मिले हैं और तुरंत टुमारो इज ब्यूटीफुल को फर्जी समीक्षकों से जोड़ देगा? देखते हैं किस समीक्षक पर किस्मत मेहरबान है। पेईकियान अब और भी ज्यादा उत्साहित था। उसने धैर्यपूर्वक वीबो और विभिन्न फिल्म और टेलीविजन वेबसाइटों पर अपने शिकार की तलाश शुरू कर दी।